गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीएलएड सेकेंड ईयर, बीएसटीसी सेकेंड ईयर, आपका सब्जेक्ट है संस्कृत। मैं आपको संस्कृत में पढ़ाऊंगी आज संधि। संस्कृत जो भाषा है, एक हम ये कह सकते हैं परिष्कृत, शुद्ध या परिमार्जित भाषा है। संस्कृत जिससे हम कह सकते हैं कि हिंदी का भी निर्माण हुआ है। तो संस्कृत हमारे भारत देश में सबसे पहले बोले जाने वाली देव भाषा मानी जाती है, इसलिए इसको परिष्कृत या हम ये कह सकते हैं शुद्ध या परिमार्जित भाषा कहा जाता है। हम इस संस्कृत शब्द को ही अगर हम इस टुकड़े करते हैं कि हम लिखते हैं संस्कृत, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? सम प्लस क्र प्लस कत। अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं शब्द की, तो इस तरीके से इसकी संधि करते हैं। सम का मतलब होता है उपसर्ग, जो सबसे किसके आगे लगता है? शब्द के आगे लगता है। क्र का मतलब होता है प्रकृति। क्या है? क्र प्रकृति है। और कत का मतलब होता है प्रत्यय। कृत का मतलब होता है प्रत्यय। जब सम और क्रम मिलता है तो क्या होता है? इन तीनों से ही योगात्मक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। योग हुआ, योग जब हुआ, योगात्मक हुआ, योग हुआ तीनों शब्दों का, तब जाके क्या शब्द बना? संस्कृत बना। हम देखते हैं संस्कृत के शब्द का ही जब हम मीनिंग संधि करते हैं, तो संस्कृत शब्द की संधि कैसे होती है? सम प्लस क्र प्लस कत। सम का अर्थ होता है उपसर्ग, क्र मतलब प्रकृति और कत मतलब प्रत्यय, जिसके आधार पर क्या होती है? तीनों शब्दों के योग जब होता है तब शब्द कौन सा बनता है? संस्कृत बनता है। इसके लिए हम एक शब्द लिखते हैं, या व्याकरण में जो हम ये कह सकते हैं कि इसको बोला जो जाता है, किस तरीके से इसके लिए वाक्य लिखा गया है। हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत है उसको किस आधार पे हम सीख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा जब बोली जाती है तो भाषा बोलने में इसलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि सबसे पहले ही हमने कहा है, जब हम विद्या पढ़ते हैं तो कोई भी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? अनुकरण के द्वारा बोली जाती है। जब हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं या सुनते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी वैसा ही होता है। संस्कृत में तो कोई बात करता है नहीं, तो जब संस्कृत में कोई बात ही नहीं करता, इसलिए ही वो भाषा क्या लगती है? बोलने में डिफिकल्ट लगती है। सब कहते हैं कि संस्कृत को हम व्याकरण के द्वारा सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम किसी भी भाषा को बोलने या सुनने के लिए रखते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज आती है कि जो हम पद बताते हैं कि संस्कृत में सबसे पहले हम किसी भी चीज को सुनते हैं और सुनने के बाद में ही उसका उच्चारण करते हैं। पढ़ते नहीं है, पढ़ने का काम हम सबसे लास्ट में करते हैं, इसी कारण से वो चीज बोली जाती है। तो व्याकरण में जब इसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, संस्कृत के लिए क्या लिखते हैं? व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, विविच्यन्ते, विविच्यन्ते शब्दाः, विविच्यन्ते शब्दाः, अनेनेति, अननेति व्याकरणम, अननेति व्याकरणम। इस तरीके से हम क्या लिखेंगे कि व्याकरण के आधार पर हम संस्कृत को किस तरीके से बोल सकते हैं, या व्याकरण में संस्कृत के लिए क्या डेफिनेशन बोली गई है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अननेति व्याकरणम। तो इसका अगर हम हिंदी लिखेंगे, जिसके द्वारा हम भाषा में प्रयुक्त शब्दों का शुद्धिकरण करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। क्या लिखा हमने? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अननेति व्याकरणम, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? भाषा में प्रयुक्त
शब्दों का शुद्धिकरण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो जैसे जैसे शब्दों का शुद्धिकरण होता है उसके आधार पर ही हमारी जो संस्कृत भाषा है उसका उच्चारण भी चलता जाता है। अगर हम संधि टॉपिक लेते हैं, हमें इसलिए इसको थोड़ा सा आगे से लिया मैंने कि जब मैंने संस्कृत शब्द पढ़ाना स्टार्ट करा तो संस्कृत शब्द को किस आधार पर पढ़ाया जाएगा, संस्कृत शब्द की डेफिनेशन क्या होगी, फिर उसके बाद ही हम संधि को समझ सकते हैं। जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि है क्या, पहले हम क्या पढ़ते हैं संस्कृत में, सबसे पहले पढ़ने के लिए अगर हमें संस्कृत ही सीखनी है, संस्कृत भाषा को हमें अच्छी तरीके से ज्ञान करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सीखेंगे, वर्ण सीखेंगे। और वर्ण के बाद में वर्णों का उच्चारण सीखा जाएगा। उच्चारण के बाद में हम जाकर फिर संधि विषय पे आते हैं, संधि टॉपिक के ऊपर आते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे जाकर हम गद्यांश का, पद्यांश का, श्लोकों का मीनिंग निकालने लगते हैं, उसका विच्छेद करने लगते हैं। तब जाके हमें पता पड़ता है कि हम संस्कृत शब्द को या संस्कृत शब्द के उसका शब्द का मीनिंग क्या होता है। वर्ण जो होते हैं, जो संधि बनती है किससे होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है, अगर हम देखें कि वर्ण क्या है, वर्ण ही संधि है। अगर हम कहेंगे तो वर्ण क्या है, वर्ण ही क्या होगी, संधि होगी। शब्द क्या है, शब्द समास है। जब संधि और समास का मेल होता है तब जाके वाक्य बनता है कि हमने संधि पढ़ी, हमने वर्णों का मेल पढ़ा, हमने शब्द पढ़े, समास पढ़े, और जब हम वर्णों का मेल या हम ये कह सकते हैं वर्ण और शब्दों का मेल करते हैं, उसके बाद में हमारे पास में एक वाक्य निकल कर आता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि वहां पर क्या बना है, वाक्य बना है। इसके लिए हम लिखेंगे या हम ये कह सकते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन हम संस्कृत में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वर्ण संधानाम, वर्ण संधानाम संधिहा, वर्ण संधानाम संधिहा। ये क्या है, इसकी परिभाषा है, किसकी, संधि की, किसमें, संस्कृत में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वर्ण संधानाम संधिहा, दो वर्णों के मेल को, हिंदी में हम डेफिनेशन जो देते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण संधानाम संधिहा, परिभाषा है संस्कृत में, वर्ण संधानाम संधिहा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब दो वर्ण कौन से होते हैं, तो पूर्व पद के, संधि किसमें होती है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और उत्तर पद के पूर्व पद में, पूर्व या प्रथम, उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के अंतिम वर्ण में क्या होती है, संधि होती है। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे देवेंद्र, हम एक शब्द लिखा, क्या लिखा, देवेंद्र। अब हम यहाँ लिखेंगे देव प्लस इंद्र। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत में जब वर्णमाला पढ़ी जाती है, जैसे क, ख, ग, घ, ये जितने भी वर्ण हम पढ़ेंगे, इन शब्द सब में क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। जब ए लगा हुआ है, अगर हम इसमें से ए अलग करते हैं तो क पे हलंत और आ लगा होगा तो ही हम क्या पढ़ पाएंगे, शब्द को, क को पढ़ पाएंगे। अगर हमने अ को अलग कर दिया तो क को हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण ही नहीं होता पाएगा। इसलिए जब हमने इसमें से देव में से हमने देव के व पे हमने हलंत लगाया तो यहाँ से क्या हो गया, अ निकला, और यहाँ से क्या हुआ, ई हुआ, और ए और ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गए। जब
ए और अ और ई मिलकर ए हुए तो क्या हुआ? देवेंद्र। शब्द का योग हुआ। किसमें हुआ? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में। ये जो पूर्व पद है इसको हमने यहाँ से अलग करा तो पूर्व पद जो है इसका ये अंतिम वर्ण है, इसमें संधि हुई। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, उत्तर पद ये है तो उत्तर पद के प्रथम जो वर्ण है, प्रथम वर्ण कौन सा है? ई है। वर्ण किसको कहते हैं? स्वरों को ही वर्ण कहते हैं। और क ख ग को वर्ण कहते हैं। तो इसमें तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण और पूर्व पद का अंतिम वर्ण दोनों में क्या हुआ? मेल हुआ। मेल होने पे क्या होएगा? अ बना। अ और ई से मिलकर तो क्या हुआ? शब्द देवेंद्र बना। तो संधि के अब जो भेद होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 5 भेद बताए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की सबसे हम ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें हमको पूरे व्याकरण का ज्ञान मिला है। लेकिन कक्षा 10 तक या कक्षा 10 तक संस्कृत में संधि के कितने भेद माने गए हैं? 3 ही भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए। लेकिन लघु सिद्धांत जो कौमुदी है वरदराज की, उसमें संस्कृत के 5 भेद माने गए हैं। अच्छ संधि, प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। किसके आधार पर माने गए हैं ये भेद? इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद 5 हैं। कौन सा? फर्स्ट अच, सेकंड प्रकृति भाव, थर्ड हल, फोर्थ विसर्ग और फिफ्थ स्वादि। ये किसके अनुसार माने गए हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लेकिन कक्षा 10 तक संस्कृत के कितने भेद माने गए हैं? संधि के कितने भेद माने गए हैं? वही 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? अच्छ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब अच्छ संधि क्या होती है? अच्छ संधि, अच्छ किसे कहते हैं? अच्छ हम किसे कहेंगे? अच्छ हम कहेंगे अच्छ। अच्छ कहा जाता है स्वर को। किसको कहा जाता है? स्वर को। हल किसे कहा जाता है? व्यंजन को। किसको कहा जाएगा? व्यंजन को। और विसर्ग को तो विसर्ग, संस्कृत में विसर्ग कहा जाता है और हिंदी में भी विसर्ग ही कहा जाता है। अच्छ संधि मतलब स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो आपको नाम पता ही है। ठीक है। अच्छ स्वर को कहेंगे, हल व्यंजन को कहेंगे और विसर्ग संधि को कहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच्छ संधि। अच्छ संधि जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो अच्छ संधि के हिंदी में कितने भेद बताए होते हैं? 5। लेकिन संस्कृत में अच्छ संधि के ही कितने भेद बताए गए हैं? 7। कितने भेद बताए गए हैं? 7 भेद बताए गए हैं। अब 7 भेद कौन कौन से होते हैं और उसके सूत्र क्या होते हैं? अच्छ की डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छ संधि। अच्छ संधि की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? दो अच्छों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अच्छों के मेल को संधि कहते हैं। अब 2 अच्छों के मेल को हमने क्या कहा? संधि का। अब इसके अच्छ संधि के भेद, तो कितने भेद होते हैं अच्छ संधि के? 7 भेद होते हैं। दीर्घ
सेकंड आएगा गुण, थर्ड आएगा वृद्धि, फोर्थ है यण, फिफ्थ है अयादि, सिक्स्थ है पररूप, सॉरी पूर्व रूप आएगा पहले, पूर्व रूप संधि, और सेवंथ है पररूप संधि। कितने भेद बताए गए हैं अच्छा संधि के? 7 भेद बताए गए हैं। किसमें बताए गए हैं? संस्कृत में। अगर संस्कृत में क्वेश्चन आता है संधि के भेद तो 7 माने जाते हैं अच्छ संधि के भेद, और अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो वहां अच्छ संधि या स्वर संधि के भेद 5 बताए गए हैं। अब आता है सबसे पहले आएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है, संस्कृत में दीर्घ संधि के सूत्र को हम लिखते हैं दीर्घ अकः स्वर्णः दीर्घः। क्या लिखेंगे? दीर्घ संधि को अकः स्वर्णः दीर्घः। मैं आज आपको सिर्फ दीर्घ संधि ही करवाऊंगी, उसके बाद के अच्छ संधि के सारे भेद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को हम सूत्र जो इसका है क्या लिखेंगे? सूत्र को हम अकः अकः स्वर्ण, अकः स्वर्ण दीर्घः, अकः स्वर्ण दीर्घः। अब इस दीर्घ संधि जब हम करते हैं तो संस्कृत में याद रखना वर्ण जो आते हैं कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। इसको अगर ये वर्ण है तो वहां पर क्या होती है? दीर्घ संधि होती है, जिसका सूत्र होता है अकः स्वर्णः दीर्घः। सपोज मान लो सूत्र ही पूछ लिया अकः स्वर्णः दीर्घः, तो अकः स्वर्णः दीर्घः का मतलब होता है कि दीर्घ संधि जहां पर हम दीर्घ संधि या शब्द हमें दे दिए जाते हैं वहां पर क्या होगी? दीर्घ संधि होती है। इसका उदाहरण हम लेंगे, जैसे हम ले सकते हैं देवेंद्र, जो हमने शब्द लिया था देवेंद्र, देव धन इंद्र, अ प्लस ए स्वर है, दोनों ही क्या है? सॉरी ई, दोनों ही क्या है? स्वर है, और दोनों से ही मिलकर क्या बन रहा है? एक स्वर का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या शब्द बन जाता है? देवेंद्र। अब आता है विद्यालय। विद्यालय, अब विद्यालय शब्द की जब हम क्या करते हैं व्युत्पत्ति या हम उसका संधि करते हैं तो विद्या प्लस आले, इस तरीके से करेंगे। यहाँ का आ और यह आ दोनों मिलते ही क्या बनेंगे? आ होएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको आ आदेश हो जाएगा। जब आ आदेश हुआ तो क्या हो गया? विद्यालय। तो ये है दीर्घ संधि। इसके आगे की संधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।